आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम फिर से 12th वालों के लिए एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का जो लॉन्ग होगा वो है हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। लिखिए, आपको सबसे पहले फैराडे के नियम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद है स्व प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में आपको अंतर बताना होगा। और थर्ड इसमें एक दे रखा है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आप करेंगे, पूरा 5 नंबर में आया हुआ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते, ये हमारा सेट नंबर 2021 का सेट नंबर 2 चल रहा है, उसी का ये क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको सॉल्व करा देंगे और आपका जो है लॉन्ग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बचेगा बहुविकल्पीय प्रश्न और जो आपका अति लघु आता है वो वाला सेक्शन, उसको भी जल्दी ही कंप्लीट करवा देंगे। बहुविकल्पीय आपको अलग से बता देंगे, फिलहाल तो हम आपको अति लघु करा देंगे। ये जैसे ही सेट हमारा पूरा हो जाएगा वैसे ही इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर वहाँ पर सर्च कर लीजिए डेप्थ स्टडी, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, किसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपको लिखना होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो इसके बारे में लिखते हैं। और हाँ, आपको साथ में ये भी बता देते हैं, ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस ये लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में तो आना ही है। जैसे कि फैराडे के नियम हर साल एग्जाम में आते हैं। स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण की अगर बात करें तो दोनों में से हर साल एग्जाम में एक आता ही आता है, या तो स्व प्रेरण आएगा और या तो अन्योन प्रेरण आएगा। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करा देंगे। तो आई होप समझ में आपको आ गया हो कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप पढ़ना तो देखिए आपको सब कुछ है, लेकिन जितना आपको बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में आता है, कई बार पूछा भी जाता है। तो फिलहाल ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या होते हैं। लिख दिया है कि इन्होंने जो है यहाँ पर 2 नियम दिए, मतलब फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए। पहला नियम होता है प्रथम नियम और दूसरा है द्वितीय नियम। तो बताते हैं भाई प्रथम नियम क्या है। पहले लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल, यानी कि ई, ठीक है, विद्युत वाहक बल को हम ई से डिनोट करते हैं। जो इसका मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या कहा गया है, फिर से बताते हैं। विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, ई से लिख लीजिए, स्मॉल ई से लिख लीजिए, बात वही है, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, देखिए फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, फाई से। चुंबकीय है तो चुंबक के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम बी लिखते हैं ना, तो हमने यहाँ पर छोटा सा सफिक्स में बी लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है कि परिवर्तन की ऋणात्मक दर, परिवर्तन का मतलब क्या है, डेल्टा लगा दिया। और क्या है, दर लिखा। जब भी दर लिखा होता है तो बटे में हम क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। हमने आपको डेफिनेशन भी कई बनाना सिखाई है कि आप फॉर्मूले के बेस पर किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, अगर जो हम प्रथम नियम क्या है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा टी। बी भी नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बताते हैं, फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, ये आप प्रथम नियम लिख लेंगे और ये फॉर्मूला आपका जो है न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। क्या कहा गया प्रथम नियम कि विद्युत वाहक बल का मान किस पर डिपेंड करेगा, चुंबकीय फ्लक्स की चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा, परिवर्तन। ये क्या है, डेल्टा क्या बता रहा है, परिवर्तन की, ये लगा है ऋणात्मक यानी नेगेटिव दर के बराबर होता है। तो आई होप पूरा समझ में आपको आ गया होगा। फिर हमने यहाँ पर देखिए वही लाइन लिखी हुई है कि मान लेते हैं कि कोई परिपथ एक ऐसा है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई 1 से फाई 2 होगा, क्योंकि जब 2 होंगे तभी तो परिवर्तन होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा लगा दिया है। और समय अंतराल में हो रहा है, तो समय अंतराल का मतलब क्या है, समय में अंतरण, यानी कि टी डेल्टा लगा दिया है। तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो भी हमने आपको बताया। और ई का मान जो होता है, जो विद्युत वाहक बल है, वो हमेशा किस में नापा जाता है, वोल्ट में, तो इसका ये मात्रक हो जाएगा। इसके बाद अगर मान ले यहाँ पर कुंडली में एन फेरे हो तो कुछ नहीं, बस आपको इसी में एन से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिए मैं एन से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा कब, जब एन फेरे होंगे। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने, दोनों क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। और ये फॉर्मूला आपका कहाँ यूज होगा, आपके न्यूमेरिकल्स में। केवल ये फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको प्रथम नियम भी याद रहेगा। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो
इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। इस नियम को लेंज का नियम और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम कहते हैं। क्या कहा गया है कि बस याद रखिए, विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? ई। ठीक है, क्या मतलब है? ई। और धारा यानी आई। ई और आई सदैव ऐसा होगा, इनकी जो डायरेक्शन होगी ई और आई की, साथ में बोला करिए ताकि आपको याद हो जाए। ई और आई की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये जिस कारण से उत्पन्न होगी उसी का क्या करेगी? विरोध करेगी। यही क्या है? लेंज का नियम भी। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आया भी है ये क्वेश्चन कई बार कि लेंज का नियम किसे कहते हैं। तो बस आपको यही लिख देना है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। यही लेंज का नियम है। अगर ये आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, तो दूसरा नियम भी यही है। तो देखिए, इसी क्लास में हमने आपको याद करा दिया, एक बार फिर से बताते हैं। प्रथम नियम क्या था? E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। कैसे लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम क्या है? यानी कि ई और आई की दिशा ऐसी होगी सदैव कि जिस कारण से वह उत्पन्न होगी उसी का विरोध करेगी। ये दूसरा नियम है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। ये तो हो गए दोनों फैराडे के नियम। अब हम बात करेंगे स्वह प्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर क्या है, फिर से बता देते हैं। दोनों में से हर साल एग्जाम में एक आता ही आता है, तो आपको प्रिपेयर कर लेना है। देखिए, आप एक याद करेंगे, दूसरा आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि रिलेटेड है एक दूसरे से। स्व प्रेरण क्या होता है, पहले इसके बारे में लिखते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके विद्युत फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ ये जो है प्रथम नियम वाला ही थोड़ा सा रिलेटेड है। क्या कहा गया है कि मान लिया कोई कुंडली है, ठीक है, कोई कुंडली है, उसमें क्या हो रहा है? धारा बह रही है। धारा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा? जब धारा में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? वहां पर ई यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और ये क्या करेगा? फ्लक्स का विरोध करेगा। फिर से बताते हैं, कोई कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित करी जा रही, धारा में परिवर्तन हो रहा है। धारा में परिवर्तन अगर होगा तो फाई यानी फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। फिर क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होने से ई यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो क्या करेगा? फाई यानी कि फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। यही घटना क्या कहलाएगी? स्व प्रेरण कहलाएगी। अब मान लेते हैं कि कोई कुंडली है। देखिए, इस तरीके से कोई कुंडली है, उसमें n फेरे हैं। देखिए, 1 2 3 आप गिन नहीं सकते ना, तो हमने मान लिया n फेरे हैं और प्रत्येक फेरे का फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई। मतलब कि हर एक फेरा जो है उसका फ्लक्स क्या होगा? फाई होगा। और धारा आई मान लिए, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन फाई समानुपाती होता है आई के। बी नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि बी क्या बता रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। बी नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जब भी स्व प्रेरण आए, क्या आपके दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए? एन फाई समानुपाती आई, एन फाई समानुपाती आई, एन फाई समानुपाती आई। एन क्या है? फेरों की संख्या। यहाँ पर फाई क्या है? फ्लक्स है। आई क्या है? धारा है। ठीक है, बस आप यही फॉर्मूला याद रखिए। अब क्या करते हैं, जब भी फिजिक्स का ये नियम है कि समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है? नियतांक लगाते हैं। तो हमने यहाँ से इसको हटाया, बराबर करके एल लगा दिया। एल क्या है? कांस्टेंट यानी कि नियतांक है, जिसे हम स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहाँ से हमने क्या किया? एल का मान निकाल लिया क्योंकि स्व प्रेरण निकालना था। ये क्या है? एल स्व प्रेरण गुणांक है। एल को आप इधर ही रखिए, आई को इसके नीचे पहुंचा दे तो एल का मान क्या आ जाएगा? एन फाई अपॉन में आई। ये भी आपका क्वेश्चन में जो है फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रखिए कि एन फाई समानुपाती आई, फिर एल लगा के तो आप निकाल ही लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और हाँ, ये भी बता देते हैं, इससे भी क्वेश्चन 100% आपके न्यूमेरिकल का जो है वो आता है एग्जाम में।
तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी ना छोड़ें। बहुत सरल होता है, n का मान भी दे रखा होगा, फाई का भी दे रखा होगा, i का भी दे रखा होगा, बस आपको l निकालना होगा। या तो मतलब ये यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 के मान दे रखे होंगे और आपको जो है 1 निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला बस आपको इसके लिए याद होना चाहिए। इसके बाद अगर मात्रक की बात आती है तो मात्रक इसका होता है हेनरी, विमा होती है ml² t⁻⁻2 और a की पावर -2। तो ये पूरी विमा है, विमा भी आपको बता दिए क्योंकि ये आ जाती है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिया हेनरी भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका मात्रक बताइए स्वप्रेरण का, स्वप्रेरण गुणांक का, तो भी वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे अन्योन प्रेरण की। यहाँ पर देखिए एक बात थी कि यहाँ पर एक ही कुंडली है, जो कुछ हो रहा है एक ही कुंडली में हो रहा है स्वप्रेरण में। धारा भी में परिवर्तन भी यही इसी में हो रहा है, फाई में परिवर्तन भी यही हो रहा है, विद्युत वाहक बल में भी इसी कुंडली यानी एक ही कुंडली में सब कुछ हो रहा है। अन्योन प्रेरण में अंतर ऐसा क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में आपको अंतर करना है। इसमें क्या होता है, 2 कुंडलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक में देखिए लिखा भी हुआ है कि जब 2 कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास वाली रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। देखिए वही बात आ गई कि यहाँ पर कितनी कुंडलियां हैं? 2 हैं। 2 में से क्या होगा, मान लिया इस कुंडली को ये कुंडली है, एक ये कुंडली है। धारा में अगर परिवर्तन इसमें हुआ है तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें उत्पन्न होगा? दूसरी वाली में, ठीक है। तो इसीलिए यही अंतर है, एक मेन अंतर यही है कि जो स्वप्रेरण है उसमें एक कुंडली होती है और जो हमारा अन्योन प्रेरण है ये 2 कुंडलियों के बेस पर वर्क करता है, यानी कि इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। अब 2 कुंडलियां हैं तो नाम भी इनके होंगे। पहली वाली कुंडली को हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी वाली कुंडली को कहते हैं द्वितीय कुंडली। पहली वाली कुंडली में क्या हो रहा है, धारा परिवर्तित होगी और दूसरी वाली कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अभी मैंने बताया था पहली कुंडली में क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी और दूसरी वाली कुंडली में क्या होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। ये भी लाइन बता दी। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि अन्योन प्रेरण की प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें धारा का परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल बताती है जैसे कि ट्रांसफार्मर ऐसी चीज है जो अन्योन प्रेरण गुणांक के पर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसी सेट में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर नहीं याद है हमको, लेकिन इसी सेट में हमने ट्रांसफार्मर पढ़ाया है। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, पूरे सेट को डिटेल में हर एक क्वेश्चन को आपको बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। और एक एग्जाम्पल और है प्रेरण कुंडली में। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सेम ये भी स्वप्रेरण की ही तरह है, बस इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 कुंडलियां हैं तो N1 N2 मान लेंगे। पहला लिखा हुआ है कि माना प्राथमिक कुंडली में धारा क्या बहेगी, I1 और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या हमने मान ली यहाँ पर N2 होगा, ठीक है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, N2। तब फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, φ2 होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिए कि N2 φ2 किसके समानुपाती होता है, I1 के। वहां पर स्वप्रेरण में क्या था कि N फाई समानुपाती I, अन्योन प्रेरण में भी यही है। बस क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों में 2 लगा लीजिए और यहाँ पर 1 लगा लीजिए। ये क्या बता रहा है, 2 का मतलब है द्वितीय कुंडली दूसरी वाली, 1 का मतलब है पहली कुंडली, ठीक है। अब सेम वही किया है, समानुपाती हटाया, वहां L लगाया था तो वो था स्वप्रेरण। यहाँ पर हम लगाएंगे M क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। अब क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पर M का मान निकाल लेंगे, I को नीचे पहुंचा देंगे। यहाँ पर भी बस इस फॉर्मूले को याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। लिख दिया है, M एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक भी हेनरी और विमा सेम वही है। स्व हो या हमारा अन्योन प्रेरण हो, दोनों की विमा और जो हमारा ये विमा है और मात्रक है वो दोनों सेम ही होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले ही सेम है। उसका क्या था, L = N फाई अपॉन में I। यहाँ पर भी तो वही है, बस यहाँ पर संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है कि यहाँ पर दूसरी फेरों की संख्या है दूसरी कुंडली के और दूसरे फ्लक्स का परिवर्तन है, तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है, फॉर्मूला सेम है दोनों का, तो मात्रक और विमा भी सेम ही होगी। अब इसका जो आगे का क्वेश्चन था कि 2 कुंडलियों के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 कुंडलियों के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक होता क्या है। इसका भी अपना पूरा एक डेरिवेशन है, इसको भी हम सॉल्व करा चुके हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट जो अलग से बनी हुई है 12th वाली पुरानी वाली, उसमें अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा। फिलहाल डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं, ये फॉर्मूला जो होता है 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए होता है। कितनी कुंडलियों के बीच,
दो कुंडलियों के बीच। तो आता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, m इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। क्या लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, नियतांक है। N1 N2 क्या है, फेरों की संख्या है, किसके, कुंडली के फेरों की संख्या है, ठीक है। A क्या है, A पता ही होगा, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल। L क्या है, यहाँ पर कुंडली की लंबाई है, यानी वो कितनी लंबी है, तो उसको हमने L मान रखा है। M तो जानते ही होंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब यहाँ पर पूछा है प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, तो कारक बहुत फाइनल, बहुत आसान है, फॉर्मूला पता होगा तो आपको कारक भी निकाल लेंगे। जो फॉर्मूले में यहाँ पर दे रखा है वही कारक है, यानी जो m का मान होगा किस पर निर्भर करेगा, कुंडलियों के फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। यही क्या हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कुंडलियों के फेरों की संख्या N1 और N2 और क्षेत्रफल A और कुंडली की लंबाई ये L है, ठीक है, L पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। देखिए, सेट सॉल्व कराना तो एक बहाना है, असली मकसद क्या है, आपको अच्छे से आपकी जो प्रिपरेशन है यूपी बोर्ड के लिए वो कराना है। तो इसलिए हमने अनसॉल्व सेट सॉल्व कराना शुरू कर दिया। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और हम आपको बताते भी जाते हैं कि वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आई होप पूरा क्लास आपको इसी क्लास में याद भी हो गया होगा। पूरी कोशिश करी है आपको याद भी कराने की, समझाने की पूरी कोशिश करी है। कोई फिर भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद।